सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के प्यारे से चैनल में जिसका नाम है वी आर जीनियस। बेटा हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कर रहे थे, जहाँ पर आज मैं आपको पार्ट 4 लेके आया हूँ, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इससे पहले मैं आपको कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म या बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक इंट्रोडक्शन जो इस चैप्टर का है वो मैं दे चुका हूँ पिछली 3 वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आपने वो सब नहीं देखा तो प्लीज़ मेक श्योर आप वहाँ जाकर उसे देख लें, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं या फिर जो आज की वीडियो है वो उन्हीं पर बेस्ड है। सो आपको तभी समझ आएगा जब आपने पिछला देखा होगा। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए बेटा हम लोग आज के नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको समझते हैं। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, ठीक है, ये हमारा एक चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिवली चार्ज है। इस चार्ज का एक रीजन होता है, एक दायरा होता है। क्या होता है? एक रीजन, एक दायरा। ठीक है, इसका खुद का एक रीजन है, एक दायरा है। जब उस दायरे में या उस रीजन में जो हमारा क्यू नॉट चार्ज है, क्यू नॉट क्या होता है? क्यू नॉट हमारा टेस्ट चार्ज है और इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। अब ये जो टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज मैंने आपको बताया है तो ठीक है, नहीं बताया तो आप सुन लो। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज बहुत छोटा सा चार्ज होता है जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है ये, और बहुत छोटा होने का कारण ये है कि अपनी ये खुद की फील्ड नहीं बनाता, यानी ये एक्सपेरिमेंट करने के काम आता है। इसके ऊपर ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, हम इस चीज़ों से जानकारियाँ लेते हैं। बेसिकली अपनी खुद की कोई फील्ड नहीं बनाता। तो अब होता क्या है, ये जो हमारा सोर्स चार्ज है, ये हमारा जो सोर्स चार्ज है, अभी हम लोगों ने ये चीज़ तो पढ़ी थी ना कूलम्स लॉ में कि जब दो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। क्यों? एक फोर्स है। कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। कैसे बताया था? कूलम्स लॉ से। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? K(Q1Q2/R²। अब जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ये टेस्ट चार्ज इसके पास आएगा, अब ये भी पॉजिटिव है तो इसको क्या होगा? एक रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस होगी। क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? एक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस हो रही है, यानी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको क्या हुई? फील हुई। अब इस टेस्ट चार्ज को जरूरी नहीं है, हम मान लो कोई दूसरा टेस्ट चार्ज हम यहाँ ले आए तो इसको भी इससे क्या हो रहा है? एक रिपल्शन फील हो रही है। ठीक है, अगर कोई टेस्ट चार्ज हम यहाँ ले आ रहे हैं तो यहाँ पर भी उसको क्या हो रही है? एक रिपल्शन फील हो रही है। कहने का मतलब इस सोर्स चार्ज के आसपास, इस सोर्स चार्ज के आसपास या इसके आसपास एक रीजन है, इसके एक आसपास एक दायरा है। जब उस दायरे में कोई भी टेस्ट चार्ज आता है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, अगर ये चार्ज सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो उस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्शन फील होगा, और अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उसको रिपल्शन फील होगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिलती है किसे? टेस्ट चार्ज को। कब? जब उस सोर्स चार्ज के रीजन में, जब उस सोर्स चार्ज के स्पेस में आता है। अब यही जो स्पेस और ये रीजन है, यही जो स्पेस वो रीजन है जहां पर टेस्ट चार्ज को क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वही रीजन या उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब सवाल ये आता है, सर ये रीजन कितना बड़ा हो सकता है? किसी चार्ज पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा चार्ज है, कि इतना बड़ा रीजन होगा इसका। तो मैं आपको बताऊं, ये चार्ज के साइज वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज का स्पेस या रीजन इनफाइनाइट तक होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब इन्फिनिटी, यानी अनंत। क्या? अनंत। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होती है किसी भी चार्ज की? किसी भी सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहां तक होती है? इन्फिनिटी तक होती है। क्या आपको बात समझ आई? चलो मैं एक बार दोबारा से समझाता हूं फटाफट से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो किसी भी सोर्स चार्ज के आसपास एक दायरा होता है, एक रीजन होता है। उस रीजन के या उस दायरे में जब भी कोई टेस्ट चार्ज आता है या कोई टेस्ट चार्ज रहता है किसी भी साइड उस पूरे रीजन में, वो एक तरह से आप ऐसे मान सकते हैं, ऐसे ये अगर एक टेस्ट चार्ज है, समझो ये टेस्ट चार्ज कर रहा हूं, ये एक सोर्स चार्ज है, तो इसके इधर भी वो रीजन ऐसा नहीं सिर्फ सामने सामने अट्रैक्ट करेगा, सामने सामने। ये रीजन चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या होता है? हर तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रीजन, या और इसी रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, सॉरी। चारों तरफ ये रीजन होता है और इस रीजन में जैसे ही हमारा टेस्ट चार्ज आता है, जैसे ही हमारा टेस्ट चार्ज आता है तो उसको क्या एक्सपीरियंस होता है? या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये चार्ज दिखाई दे। अगर ये दिखाई नहीं भी दे रहा है तब भी इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन आप फील होगी। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर एक क्यू चार्ज रखा है, मान लो यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज रखा है। ये क्या है? एक टेस्ट चार्ज है। क्या है? ये एक टेस्ट चार्ज है। अब इसको एक फोर्स ऑफ रिपल्शन फील हो रही है, या फिर मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो रही है इस साइड में, है ना? इस साइड में इसको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो रही है, या फिर मान लो फोर्स ऑफ रिपल्शन फील हो रही है। तो अब यहाँ पर देखो और कोई सोर्स चार्ज तो आपको दिख नहीं रहा,
इसका मतलब इन्फिनाइट पे कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ है ना, और वो कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, जो कि इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये उसके रीजन में है, और उसके रीजन यानी यहाँ पर एक इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या है, इमेजिनरी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर ये टेस्ट चार्ज आ गया, जिसकी वजह से इसको क्या फील हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। देखो इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, बड़ी सिंपल सी, इट इज अ स्पेस और अ रीजन। ये एक स्पेस होता है, या आप बोल सकते हो ये एक रीजन है, जहां पर वेयर एक टेस्ट चार्ज, जहां पर एक टेस्ट चार्ज को एक्सपीरियंस होता है क्या, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन बाय द अदर चार्ज, किसी सोर्स चार्ज से। ये अदर चार्ज का मतलब क्या, किसकी बात कर रहा है बेटा, ये अदर चार्ज का मतलब क्या, ये सोर्स चार्ज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सोर्स चार्ज की बात कर रहा है। तो किसी भी टेस्ट चार्ज को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन किसी सोर्स चार्ज के रीजन में फील होती है, तो वो रीजन, वो स्पेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अच्छा एक बात बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो रीजन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो रीजन होता है, या जो स्पेस होता है जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रीजन को हम दर्शा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। किससे दर्शा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये उस रीजन को दिखाने के लिए एक इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है। किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस है, एक रीजन है, जहां पर टेस्ट चार्ज को एक्सपीरियंस होता है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को के जो स्पेस है, या जो जिस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दर्शा सकते हैं। अगली वीडियो इसी पर रहेगी, जहां पर मैं अगली, या फिर हो सकता है उसके नेक्स्ट वाली, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना कर दिखाएंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको किसी पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताता हूं कैसे निकलती है। रेडियली आउटवर्ड निकलती है। ये क्या है, ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहा हूं, ये क्या हर डायरेक्शन में ऐसे बनती है, और ये कहां जाके खत्म हो रही है, इनफिनाइट पे कहीं जाके खत्म हो रही है। किसी भी पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड होता है। और किसी भी नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड होता है, ऐसे रेडियली टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ होता है, ऐसे अंदर की तरफ होती है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ आ रही होती है, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही होती है। यहाँ से निकलती है और कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पे, और ये नेगेटिव चार्ज पे कहीं इन्फिनिटी से आ रही है और यहाँ पर मिल रही है। अगर यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा होगा, टेस्ट चार्ज तो कैसा होता है, पॉजिटिव, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या फील होगा, एक रिपल्शन फील होगा। पॉजिटिव चार्ज के पास क्या फील होगा, रिपल्शन। यानी किसी टेस्ट चार्ज को अगर किसी पॉजिटिव चार्ज के पास रखते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको क्या फील कराती है, रिपल्शन, हाँ रिपल्शन। और अगर यहाँ पर नेगेटिव के पास आते हैं तो क्या फील कराएगी, अट्रैक्शन। क्या ये बात समझ में आ रही है यार? अभी तक तो हम सोच रहे थे कि 2 पॉइंट चार्ज होते हैं और एक ये चार्ज होता है, बस दो कूलम्ब्स लॉ में हमने ये सीखा था कि ये दोनों चार्ज बस मस्त एक डिस्टेंस पे होते हैं और इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हमको पता लगा कि एक चार्ज का खुद का एक दायरा होता है, एक रीजन होता है, उस रीजन में किसी भी साइड अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो ये उसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करता है अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ द चार्ज। ठीक है, और वो जो रीजन, वही जो दायरा है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को, दायरे को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दर्शाते हैं। किसी भी पॉइंट चार्ज के, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होती है, और किसी भी नेगेटिवली पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो रेडियली इनसाइड होती है, रेडियली टुवर्ड्स द चार्ज होती है। क्या बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो आगे हम बात करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इसको मिटा दूं मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात है। अच्छा, इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट की, यानी किसी पॉइंट पर अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली जाए या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ ली जाए कि भाई यहाँ पर बताओ, यहाँ पर अगर हम एक टेस्ट चार्ज रखें, मान लो मैंने यहाँ टेस्ट चार्ज रखा, ठीक है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसको कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फील हो रही होगी, कितनी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझाता हूँ उसको मैं, चलो अब खुद से सोचो, दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओ कि ये मान लो हमारा एक सोर्स चार्ज है, ये हमारा एक सोर्स चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसका जो रीजन है वो इन्फिनाइट तक है। तो जितना पास एक टेस्ट चार्ज रखा होगा उसको उतनी ज़्यादा इससे रिपल्शन फील हो रही होगी, उसको उतनी ज़्यादा रिपल्शन फील हो रही होगी। और जैसे जैसे इस चार्ज को हम दूर लेते जाएंगे, जैसे जैसे इन्फिनिटी के पास, ऐसे इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे, मतलब दूर लेके जा रहे हैं, इससे जितना दूर जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको कम फील होगी। बात समझ में आ रही है? अब ये आपको पता कैसे लगेगा, आपको किसी भी जगह पर कैसे पता लगेगा कि इसको कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फील हो रही है? तो हम क्या करते हैं
यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे पता करेंगे, या किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इसको कैसे पता करेंगे, इसका फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हम वहां पर रखेंगे टेस्ट चार्ज, क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज, और उस टेस्ट चार्ज पर हम देखेंगे कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो। जितनी फोर्स वो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा हम समझ जाएंगे वहां पर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यानी एट अ पॉइंट उस पॉइंट पर उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कि कैसे पता करोगे, जहां जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, या किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे, उस जगह पर टेस्ट चार्ज लेकर आओ, और उस टेस्ट चार्ज को जितना फोर्स फील होगा, जितना फोर्स फील होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। आ रही है क्या बात समझ में? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है। और अब ये बात तुम खुद से समझ जाओगे कि अगर दो जगह पर मान लो यहां पर एक टेस्ट, यहां पर मैंने टेस्ट चार्ज रखा, यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई, मान लेते हैं 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। देखो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, फोर्स का होता है न्यूटन, टेस्ट चार्ज यानी चार्ज का होता है कूलम। तो ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी होती है बेटा वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी होती है वेक्टर क्वांटिटी, जिसका मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास डायरेक्शन होती है, और क्या ये दो बातें इनफ है? नहीं, तीसरी बात भी क्या, वो लॉ ऑफ फोर्स ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है ना। थोड़ा सा स्लिप हो गया था। ये तीन बातें कौन कौन सी, कि जिस भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, जिस भी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होती है, और साथ ही साथ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। ये तीन बातें जो फॉलो करता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपसे कोई बोलता है सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से वह वेक्टर क्वांटिटी है, तो गलत कह रहा है, तीसरी बात भी लागू होनी चाहिए। चलो ये बात तो अपने 11th में पढ़ी होगी। हाँ, तो मान लेते हैं इस टेस्ट चार्ज को हम यहाँ लाए, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम थी। यहाँ पर इस टेस्ट चार्ज को लेकर दोबारा किस दूसरे टेस्ट चार्ज को लेकर आए, तो यहाँ पर हमने देखा 5 न्यूटन पर कूलम उसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब समझ रहे हो ना, यानी वो जो हमारा सोर्स है वो यहाँ कहीं रखा हुआ है, तभी तो ये जितना पास आ रहा है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा फील हो रही है, और ये दूर जा रहा है तभी तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। आ गया क्या बेटा? इतनी बात समझ में आई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या होती है मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, ये है SI न्यूटन पर कूलम, डायमेंशन हो जाएगी MLT-3A इनवर्स। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो आ जाओ हम एक नई बात करते हैं। क्या बात करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं ये एक हमारा पॉइंट चार्ज है, इससे R डिस्टेंस दूर, इससे कितना डिस्टेंस दूर, यहाँ से यहाँ कितना है, ये R डिस्टेंस है, ठीक है। और मान लेते हैं R डिस्टेंस है, तो R एक डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, ये एक डिस्प्लेसमेंट है, तो R हमारा डिस्प्लेसमेंट, इसकी वेक्टर क्वांटिटी, तो ये R का डायरेक्शन है, ठीक है, R का डायरेक्शन है, और ये कितना है, इसकी मैग्नीट्यूड R मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड R है, और ये R वेक्टर ये पूरा का पूरा यहाँ तक है, ठीक है। यानी एक Q चार्ज, कोई Q पॉइंट चार्ज रखा है, उससे R है ना, उससे R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर कितना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये सवाल है। यानी हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अभी मैंने आपको बताया किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या करा करो, वहां पर मस्त एक टेस्ट चार्ज ले आओ, वहां पर क्या ले आओ, एक मस्त टेस्ट चार्ज ले आओ, और इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, पहले तो ये बताओ इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो इस टेस्ट चार्ज पर अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है मेरे बच्चे। तो कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस पे कितना फोर्स हो रहा होगा, Q नॉट बाय R स्क्वायर। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी नहीं ले रहा, तो R स्क्वायर, ठीक है, Q नॉट बाय R स्क्वायर। ये है अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ, इतना फोर्स इस पे क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, किस पे, उस टेस्ट चार्ज पे, है ना। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना फोर्स हो रहा है, Q नॉट बाय R स्क्वायर। अब मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना आपको इस पॉइंट पर, तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास कि आप पहले बताओ कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, और फोर्स हमने कितना निकाल लिया बेटा, Q नॉट बाय R स्क्वायर अपॉन में Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, सो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया KQ बाय R स्क्वायर। यहाँ हमारे पास एक नया फॉर्मूला आया, KQ बाय
आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस पे अगर आपको क्या निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, के क्यू बाय आर स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि क्या है हमारे पास फॉर्मूला, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के यहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 1/4πε0 होती है। ये बातें हम कर चुके हैं, सेकंड वीडियो में कर चुके हैं, नहीं देखी देख के आओ, पहले देख लो यार, नहीं देखोगे तो कैसे समझ आएगा। ठीक है, स्कूल में पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, स्कूल में पढ़ा दिया तो भी अच्छी बात है, स्कूल वाले भी पढ़ाते हैं यार, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। चलो बहुत बढ़िया, तो आगे बात कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास अच्छा इन वेक्टर फॉर्म, अगर आपको इसी चीज को इन वेक्टर फॉर्म, यहां लिख देता हूं, इन वेक्टर फॉर्म लिखना है, अगर आपको इन वेक्टर फॉर्म लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ई वेक्टर बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहां पे हम डायरेक्शन लिखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में भैया, इस डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या होता है, आउटवर्ड, ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो टुवर्ड्स द चार्ज होता है, तो यहां बाहर की तरफ। अब इस आर वेक्टर का डायरेक्शन भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। इसको और खोल सकते हो, इसको और खोलोगे तो कैसे आएगा, के क्यू आर, इसको कर दो आर वेक्टर और अपॉन में आर मैग्नीट्यूड, आर मैग्नीट्यूड से करोगे तो आर का क्यूब, ये आ गया हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो ये कर लो चाहे ये कर लो, दोनों बात समझ में आ रही होगी आपको, बहुत बढ़िया। क्यूब है बेटे, क्यूब है ये, ठीक है, हमने कुछ नहीं करा, बड़ी सिंपल सिंपल सी बात करी, ठीक है। और अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो प्लीज वीडियो को हल्का सा पीछे करो, मैंने बहुत आराम से समझाया। और हाँ, अगर मेरी बातें बहुत स्लो लग रही हैं तो आप इसको 2x की स्पीड पे 1.5x की स्पीड पे देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे मैं बहुत तेज बोलने लगता हूँ और मुझे मजा आता है जब मैं, हाँ अगर आप जब रिवीजन वगैरह करोगे तब मेरी वीडियो को अगर यूज़ कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, तब आप इसको ऐसा 2x 1x 1.5x की स्पीड में करना, बहुत मजा आएगा। मुझे तो मजा आता है क्योंकि तुम्हारे को सब पता होता है। चलो अगली बात पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास ये जैसे ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है P, यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है Q1, यहाँ पर हमारे पास एक Q2 चार्ज और यहाँ पर हमारे पास है Q3 चार्ज। ये डिस्टेंस है मान लेते हैं R1, ये डिस्टेंस है हमारे पास R2, ये डिस्टेंस है हमारे पास R3, ऐसे और भी बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। अब आपसे पूछ लिया इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, भाई ये भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम अपना टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो इसकी वजह से मान लो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी E1, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड A ऐसे जाएगी E2, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी A ऐसे E3, ठीक है। और इन तीनों के लिए हम अब नेट कैसे निकलेगा, इन तीन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा, E1 ये रहा, E2 ये रहा, E3 ये रहा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे याद करो हमने कूलम्स लॉ में मल्टीपल चार्जेस के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करा था, सेम उसी प्रकार से ये भी होगा, सेम उसी प्रकार से ये भी होगा। अभी जस्ट मैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल करा दूंगा तो आपका माइंड और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे होगा, ठीक है। जरा सुनो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द ईच चार्ज इंडिविजुअली एट दैट पॉइंट, ठीक है। कि अगर आपको किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पर अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप क्या करो, हर एक इंडिविजुअल चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसका हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कर लो, वेक्टर सम एडिशन कर लो, यानी E1 प्लस E2 इन तीनों का क्या कर लो, E3 इन तीनों का कर दो वेक्टर सम, ठीक है। अगर आपको E नेट चाहिए सो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, और ऐसे ही कहां तक चले जाओ, जितने भी चार्जेस हैं उन सबका वेक्टर सम एडिशन कर दो, आपको उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है। और अच्छा, दो वेक्टर अगर हैं हमारे पास, उसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलता है, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा भैया, ठीक है। दो वेक्टर अगर आपको दे रखे हैं तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलता है, देखो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला अगर मैं इसी के फॉर्मूला लिखूँ तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ये
दो वेक्टर का रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा ये दो का निकालने का है, और अगर आपके पास बहुत सारे हैं तो आप E1 E2 E3 ऐसे करके निकाल लेंगे, ठीक है। सबका क्या कर देंगे, वेक्टर सम एडिशन कर देंगे। और ये फॉर्मूला कहाँ से है, क्लास 11th में आपने वेक्टर सम पढ़ा होगा ना बेटे, और नहीं पढ़ा तो देखो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको अब जब हमारी ये वीडियोस चालू हुई थी 12th क्लास की, सबसे पहली वीडियो में एक बात बताई थी कि अगर आपको 11th पूरा का पूरा नहीं आता तो चलेगा, ठीक है, चलेगा, लेकिन आपको वेक्टर आना चाहिए। हाँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे ये भी चीज़ें बारीक बारीक चीज़ें फिर भी मैं आपको बता दूँ, तो क्वेश्चन करते वक्त मैं आपको बता दूंगा। नहीं, अगर आपको वेक्टर भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप इस फॉर्मूले को याद कर लेना। बाकी मैंने इस पे जैसे क्वेश्चन कराए हैं वेक्टर वाले, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने मल्टीपल चार्जेस ऑफ फोर्सेज, यानी जो अपनी लास्ट वीडियो थी उस पर कुलम्स लॉ पे भी ऐसे क्वेश्चन कराए थे, जहाँ पर मैंने सुपरपोजिशन का इस्तेमाल कराया था। और अब इस पर ज़्यादा मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम वही पैटर्न लगने वाला है। तो इसके एक या दो ही न्यूमेरिकल करेंगे हम सुपरपोजिशन पे, कुछ हम इस पे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, और कुछ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पे, ठीक है। और कुछ फॉर्मूला जो हमारे प्रीवियस वाले यूज हुए हैं, कुलम्स लॉ वगैरह वाले या क्वांटाइजेशन वाले, उनको कुछ रिलेट करके कुछ नए फॉर्मूले, मतलब कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। सो प्लीज़, हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है, न्यूमेरिकल के लिए तैयार हो जाओ। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं। तो चलो बेटा कुछ क्वेश्चन देखते हैं इन टॉपिक्स पे, ठीक है। यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं, जरा इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला हुआ है, पहला क्वेश्चन पढ़ो जरा। कह रहे कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहले क्वेश्चन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, यानी आपको E कैलकुलेट करना है, ठीक है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप, यानी एक वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है। हमारे पास ये वाटर ड्रॉपलेट है, इसको क्या करना चाहिए, वाटर ड्रॉपलेट है तो बेटा इसके नीचे एक फोर्स लग रही होगी, कौन सी, mg, इसका वेट लग रहा होगा mg फोर्स, ठीक है। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो इस वाटर ड्रॉप को सपोर्ट कर रही हो, ठीक है, और जिसका मास हमको गिवन है और चार्ज हमको गिवन है। अब भाई इसको सपोर्ट कर रही होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लग रही होगी, ऊपर की साइड लग रही होगी, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, इसने बोला कि एक वाटर ड्रॉप है, ठीक है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है जो इस वाटर ड्रॉप को सपोर्ट कर रही हो। अब वाटर ड्रॉप है, ड्रॉप मतलब नीचे गिर रही होगी, ठीक है। वाटर ड्रॉप क्या होती है, नीचे गिर रही होगी। नीचे किसकी वजह से गिरी होगी, mg की वजह से। ऊपर क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा जो कि इसको सपोर्ट कर रहा है, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करनी है, निकालनी है, जो कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो जो उसको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक बात सुनो, यहां से मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी निकाल सकता हूं क्या, जरा ध्यान दो। ये क्यू नोट को अगर मैं इधर भेज दूं तो यहां से क्या मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी निकाल सकता हूं। फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में टेस्ट चार्ज। ये क्या होता है बेटा, देखो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस वो रीजन, अभी हम वो बात कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर है, अगर मान लो कहीं सपोज कर लो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, जैसे एक मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर ऐसे गिवन है एक टेस्ट चार्ज, ठीक है। आपसे बोल दो इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो फोर्स कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर देते हैं टेस्ट चार्ज से, ठीक है, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है किसी टेस्ट चार्ज पे, वही क्या होता है, फोर्स ड्यू टू अ चार्ज। वो फोर्स कितना लग रहा है चार्ज पे वही बताता है, ठीक है। तो यहां से हम बता सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बता सकते हैं। एक नई बात पता लगी, आप इलेक्ट्रिक फील्ड से आप क्या बता सकते हो, फोर्स भी बता सकते हो, ठीक है। तो एक बात समझो, यहाँ नीचे एक mg फोर्स लग रही है। mg क्या है, mg एक वेट है, mg एक वेट है। वेट क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ने बोला है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है जो वाटर ड्रॉपलेट को सपोर्ट करे। अब वाटर ड्रॉपलेट को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट कर रही है तो जितनी नीचे फोर्स लग रही होगी उतनी फोर्स ऊपर लग रही होगी, जितनी फोर्स नीचे लग रही होगी उतनी फोर्स ऊपर लग रही होगी। यानी फोर्स, या अपवर्ड फोर्स लिख लेता हूं, अपवर्ड फोर्स बराबर होगी डाउनवर्ड फोर्स के, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स के। अब जरा ध्यान से देखो, अपवर्ड में ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी, और कितनी लगेगी, जो ऊपर लग रही है फोर्स, हमारे पास जो ऊपर फोर्स लग रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही होगी, और वो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी। और नीचे क्या लग रहा होगी, वेट लग रहा होगा। किसका लग रहा होगा, वेट, हमारे ड्रॉप का वेट लग रहा होगा। इसका फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, E इंटू में क्यू नोट, और वेट का फॉर्मूला होता है mg, ठीक है। हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस क्यू नोट को अगर मैं नीचे भेज दूँ तो क्या बात बन जाएगी। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, क्या हमें m पता है क्या,
हमें मास गिवन है, देखो किलोग्राम में गिवन है, यानी ऐसा यूनिट में मास हमें गिवन है कितना 10 की पावर -3। जी की वैल्यू 9.8 होती है और क्यू नोट क्या चार्ज भी गिवन है अपने को, चार्ज भी गिवन है बेटा हमारे पास, चार्ज कितना है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 6.125 इंटू में 10 की पावर 16 न्यूटन पर कूलम। क्या बात समझ में आई, क्या बात आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे चलते, मिटो दो में से, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन भी बेटा बिल्कुल ऐसा ही है कुछ कुछ। क्या बोल रहा है जरा देखो, क्या बोल रहा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, यानी आपको आंसर नंबर 2 में, ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, यानी n फाइंड करना है। कह रहा हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉइन, एक कॉइन है जिसका मास गिवन है हमें, क्या गिवन है भाई, एक कॉइन है जिसका मास कितना है हमारे पास 1.6 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, सो 1.6 इंटू में 10 की पावर -3 kg, ठीक है, ये हमारे पास किलोग्राम में हो गया। सो दैट इट मे जस्ट फ्लोट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड। बहुत बढ़िया बात है। क्या बोल रहा है, कह रहा है एक हमारे पास कॉइन है, ठीक है, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रही है हमारे पास, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ क्या कर रहा है बेटे, ये कर रहा है फ्लोट, ऐसे ऊपर की तरफ ये तैर रहा है, फ्लोट मतलब बह रहा है, तैर रहा है आराम से। यानी नीचे क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है और नीचे क्या लग रहा होगा इस पे, नीचे लग रहा होगा इस कॉइन पे mg, ठीक है। और आपको क्या कैलकुलेट करके देना है, आपको कैलकुलेट करके देना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड, आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जरा ध्यान से देखो, तो क्या मैं बोल सकता हूं ऊपर की फोर्स बराबर होगी नीचे की फोर्स के, ठीक है, F बराबर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो बराबर होगा वो बराबर होगा mg के, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, QE लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा mg। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, क्या मेरे को यहाँ पर ये Q को छोड़ के अगर मैं इधर चला जाऊँ तो mg/E आ जाएगा हमारे पास। अच्छा क्या आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा था, Q बराबर में क्या होता है, NE होता है, क्या मैं Q को NE लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो mg/E, यहाँ से हमें n कैलकुलेट करना है तो मैं E को नीचे भेज देता हूँ, ठीक है, सो mg/E इंटू में E, ठीक है। मास गिवन है अपने को 1.6 इंटू में 10 की पावर -3, G की वैल्यू कितनी होती है बेटे 9.8 होती है। E की वैल्यू क्या हमें गिवन है, ये देखो 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम गिवन है, 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम गिवन है। अच्छा स्मॉल e, ये क्या होता है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम होता है। 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट हो गया, -19 से 9 खत्म हो गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया 9.8 इंटू में, ये देखो 19 से 9 खत्म हो गया, 10 बच गया, 10 ऊपर जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा ऐसे, 10 में से 3 चला गया हमारे पास 9.8 इंटू में, तो 10 की पावर 7 क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो मैच करो, आंसर यही आ रहा है क्या, 9.8 इंटू में 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या बेटे? देखो कुछ भी बात हो, देखो अगर आपको लग रहा होगा मुझे कैसे पता कि मैं रट के बैठा हूँ, रट के नहीं बैठा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला था, अपने को n चाहिए था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, Q=NE। अब उसके लिए अपने को पास Q होना चाहिए, ठीक है, अपने को E चाहिए था, अपने के पास क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए था। अब Q अपने पास है नहीं, Q अपने पास है नहीं, लेकिन अपने पास Q नहीं है तो यार जरा ध्यान से देखो, तो हम क्या कर सकते थे, तो हमारे पास कुछ चीजें गिवन थी, एक तो मास गिवन था और हमारे पास एक कंडीशन गिवन थी, ये कॉइन फ्लोट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो नीचे mg लग रहा है, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने बोला है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो ऊपर एक फोर्स लग रही होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, जो फोर्स किसके बराबर होती है, Q इंटू E के बराबर होती है, तो वो बराबर होगी mg के भी, क्योंकि फ्लोट कर रही है भाई, जितनी नीचे फोर्स लग रही है उतनी ऊपर लग रही है, तभी तो ये चीज फ्लोट कर रही है। सो QE बराबर mg, यहाँ से हमने Q बराबर में एक फॉर्मूला निकाल लिया और Q के बदले में NE लिख सकता हूँ, यहाँ से E को भेज के मैंने क्या निकाल लिया, n निकाल लिया। सिंपल सा था फंडा, ठीक है। देखो चीजों को रिलेट तभी कर पाओगे जब आपके बेसिक्स मजबूत होंगे। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं क्या मैं से, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखो। अच्छा आप इसको फास्ट करके देख सकते हो, अगर आपको ये थोड़ा सा लग रहा है लेक्चर की अगर धीरे चल रहा है तो आप इसको फास्ट करके देख सकते हो। चलो फटाफट से देखो, क्या रहा है, अज्यूमिंग दैट द चार्ज ऑन एन एटम, एक एटम है, ठीक है, उस एटम पर हमें अज्यूम करना है कि चार्ज है, पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक एटम को इसने क्या, एटम स्फीयर की तरह है, ये स्फीयर है, ये पूरा का पूरा स्फीयर है, एटम है हमारे पास,
मस्त, ये है एटम। एटम समझते हो ना, अणु। इस पूरे पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका रेडियस गिवन है अपने को, चलो बहुत बढ़िया, इसका हमको रेडियस गिवन है। क्या गिवन है, रेडियस ऑफ एटम गिवन है। कितना है अपने पास, चलो स्मॉल आर से दिखा लेते हैं। ओह एक मिनट, हाँ ठीक है, क्या है रेडियस अपने को गिवन है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अच्छा, और क्या दे रखा है, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द गोल्ड एटम। अच्छा, ये गोल्ड का एटम है, किसका एटम है, गोल्ड का एटम है। और अपने को क्या बताना है, इस पे अपने को बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई फोर्स वगैरह दे नहीं रखी, तो अपने पास ये फॉर्मूला तो नहीं लगने वाला। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो नहीं लगने वाला। लेकिन अगर यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर क्या है, चार्ज इसने बोला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपको पता होगा, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, बचपन का मतलब 11th क्लास में पढ़ा होगा, कि किसी पे अगर यूनिफॉर्मली चार्ज होता है, जो एटम पे से सारा चार्ज होता है या फिर जो सारा मास होता है, वो कहाँ कंसंट्रेट होता है, सेंटर पे। हम मान लेते हैं सारा का सारा चार्ज कहाँ पर कंसंट्रेट है, सेंटर पे। तो सेंटर से हमें इसके सरफेस पे क्या निकाल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और सरफेस से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, इसका रेडियस होगा। तो क्या हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, KQ/R²। क्या हम ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं, अगर हम इसके सरफेस पे पूछा ना इसने हमें। जरा देखो ना, assuming that the charge on an atom is the distributed uniformly sphere of the radius, what will be the electric field at the surface। हमको इस सरफेस पे बताना है। तो हमने मान लिया कि सारा का सारा चार्ज क्या है, सेंटर पे कंसंट्रेट है, और सेंटर से इस सरफेस का डिस्टेंस क्या है, R है। तो अगर अभी आपको बताया था ना, जब चार्ज पता हो ऐसे किसी r डिस्टेंस पे, अगर अपने को क्या बताना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, KQ/R²। तो बस आप लगा दो फटाफट से। K की वैल्यू होती है 9 इंटू में 10 की पावर 9, R कितना दे रखा है आपको, 10 की पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर इंटू में, अब आ गया Q। अब Q कैसे निकाले भाई साहब, इस पे कितना चार्ज है, देखो Q निकालने के लिए इसने हमें कुछ कंडीशन गिवन दे रखी है। इसने बता रखा है हमें गोल्ड एटम दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, गोल्ड एटम दे रखा है। अब गोल्ड एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79 होता है। गोल्ड एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79। ठीक है, तो अगर हमें चार्ज चाहिए, चार्ज का फॉर्मूला होता है Ne, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हम इसको Z से दिखा सकते हैं, भाई एटॉमिक नंबर भी तो यही बताता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हो। तो इसको हम Z से दिखा सकते हैं, ZE लिख सकते हैं क्या, Q को, और Z की वैल्यू है 79। तो 79 इंटू में E की वैल्यू है 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व कर लो फटाफट से। इस पूरी वैल्यू को अगर आप सॉल्व कर ले तो आपका आंसर आ जाएगा। सो योर आंसर विल बी व्हाट, योर आंसर विल बी 1.138 इंटू में 10 की पावर 13 न्यूटन पर कूलम। बड़े सिंपल सी बात है। देखो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ये फॉर्मूला लगाया, K की वैल्यू 9.10 की पावर 9 ये लगा दी। ठीक है, R² ये रहा भाई इसका रेडियस। ठीक है, और ये Q की वैल्यू क्या करेंगे, Q बराबर होता है Ne। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर स्पेयर में क्या है, गोल्ड का एटम। तो गोल्ड का N कितना होता है भाई, मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतना ही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो Ze। सो Z की वैल्यू हमारे पास 79 हो गई, और E की वैल्यू हमको पता होती है 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मैंने इसको उठा के पुट कर दिया, और फटाफट से इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, आपका आंसर आना चाहिए 1.138 10 इंटू में 10 की पावर 13 न्यूटन पर कूलम। 13 न्यूटन पर कूलम, यहाँ भाई पर कूलम है। ठीक है, क्या बात समझ आई फटाफट से। चलो मिटो देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं। जरा देखो जल्दी से क्या है अगला क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 7 कूलम एंड 1 इंटू में 10 की पावर माइनस 7 कूलम are 1 centimeter apart. What is the magnitude of the field produced by either charge at the side of the other? क्या मतलब है बेटा, जरा देखो आंसर नंबर 4 क्या कह रहा है, हमारे पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। Q1 चार्ज हमारे पास कितना दे रखा है बेटा अपने को, 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 7 कूलम। Q2 चार्ज अपने को कितना दे रखा है बेटे, Q2 अपने को दे रखा है 1 इंटू में 10 की पावर माइनस 7 कूलम। और कह रहा है ये जो दोनों चार्ज हैं, ये दोनों चार्ज कितने सेपरेटेड डिस्टेंस पे हैं, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पे क्या है, सेपरेटेड है। अब आपसे क्या बोल दिया कि भाई आपको ना ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस पॉइंट पर रखा है, इस पॉइंट से दूसरा चार्ज जहां पॉइंट पे रखा है, इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना रहा होगा, और ये वाला इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। तो बहुत सरल बात है। आप एक काम करो, आप ये मान लो Q1 चार्ज यहाँ रखा है और 1 सेंटीमीटर दूर यहाँ Q2 रखा है। अब भूल जाओ यहाँ Q2 रखा है, क्या भूल जाओ। तो अब ये कितना सिंपल हो गया कि एक चार्ज किसी r डिस्टेंस पे रखा है, तो इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हो, KQ/R²। कैसे निकालोगे, E1 निकालोगे KQ1/R²। ठीक है, K की वैल्यू है 9 इंटू में 10 की पावर 9। Q1 हमारे पास कितना है, 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 7। R² 1 सेंटीमीटर अपार्ट है ना, तो 0.01 का स्क्वायर, 0.01 का
स्क्वायर कर दोगे, क्या हो जाएगा फटाफट, 9 2 जा 18 इंटू में यहाँ से क्या 2 2 तो 2 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 4, ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 18 इंटू में 7 में से 4 गए 3, 3 में से 6, तो ये आ गया हमारे पास इवन कितना आ गया 18 इंटू में 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1.8 इंटू में 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, खैर ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप सिंपल रखो 18 इंटू में 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। अब ऐसे ही आप फटाफट से E2 भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई, के Q2 बाय आर स्क्वायर, के कितना है 9 इंटू में 10 की पावर 9, Q2 कितना है 1 इंटू में 10 की पावर -7। ठीक है, और यहाँ से आर स्क्वायर 0.01 इंटू में 0.01, भाई सेंटीमीटर को मीटर में नहीं चेंज करोगे क्या। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 9 इंटू में वही वाली बात 10 की पावर 9 -7, ये 10 की पावर 4 जब सॉल्व करोगे तो 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा E2। क्या बात समझ में आ गई, क्या बेटा आपको बात समझ में आ गई कैसे कैसे निकाला। ठीक है, चलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे 1 2 क्वेश्चन देखते हैं और खत्म करते हैं इसे। तो चलिए बेटा फटाफट से 3 क्वेश्चन और देखते हैं क्या बोल रहा है। अच्छा, ये तीनों क्वेश्चन जो है हमारे पास ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 5 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम एंड 20 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। 2 चार्जेस है हमारे पास, ठीक है, ये 2 चार्जेस दे देते हैं हमारे पास। एक है हमारे पास 5 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम और एक है हमारे पास 20 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम, और ये दोनों कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है बेटे, ये है हमारे पास 2 मीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग, वो पॉइंट ढूंढो इस लाइन जॉइनिंग का जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब जरा समझो, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी, E1। सही बात है ना, आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड जाती है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी भाई साहब, इस डायरेक्शन में होगी। सही बात है, E1 इधर होगा, E2 इधर होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। ठीक है, अच्छा तो कहीं ये बीच में, अब देखो अब आपको पता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, KQ/R²। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही होती है। ठीक है, अब ये चार्ज बड़ा है तो इसके पास में अगर वो 0.0 तो होगा नहीं, क्योंकि ये चार्ज छोटा है। समझ रहे हो मेरी बात भाई। देखो पहले बात तो ये समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कौन बनाएगा, जो ज़्यादा चार्ज होगा। भाई ये ज़्यादा चार्ज है, ये कम चार्ज है, क्यू पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चार्ज ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा ज़्यादा और ये बना रहा होगा कम। ठीक है, तो अगर बीचों बीच देखेंगे तो इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, तो कहीं इसकी साइड पर, ये छोटे वाले चार्ज की साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कहीं ना कहीं 0 होगी। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं P पॉइंट। ठीक है, ये लगा रहा होगा इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसको ले लेते हैं E1, और ये ठीक है E1 ऐसे, और ये लगा रहा होगा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो कि इस डायरेक्शन में होगी, और मान लेते हैं इस P पॉइंट पर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन तो साफ साफ दिख रही है आपको। ठीक है, डायरेक्शन दिख रही है तो सीधी सीधी पता लगा है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, और यहाँ पर क्या होगा 0। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x, और यहाँ से ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच जाएगा 2 - x। भाई पूरा 2 मीटर है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 2 - x। तो हम मान लेते हैं भाई E1 बराबर हो जाएगा E2 के। भाई इस पॉइंट पर E1 E2 बराबर होगा तभी तो चीज 0 आएगी, तभी तो ये चीज इसको कैंसिल आउट कर देगी अगर E1 E2 बराबर होगा। E1 का फॉर्मूला हो जाएगा KQ1, चलो डायरेक्ट पुट करते हैं, K की वैल्यू 9 इंटू में 10 की पावर 9, Q1 कितना है हमारे पास 5 इंटू में 10 की पावर -19 अपॉन में R², R कितना है हमारे पास x²। ठीक है, E2 कितना आ जाएगा KQ2 इंटू में KQ2/R², इसका R² कितना है 2 - x का होल स्क्वायर। K से K कट गया, ठीक है, इससे ये कट गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर बराबर में आ जाएगा हमारे पास 4x का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, क्या मैं इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे, इसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अच्छा
तो ये जो स्क्वायर है इधर अंडर रूट आएगा, अगर ये स्क्वायर इधर अंडर रूट में आएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 2 माइनस एक्स बराबर में 2x। भाई अगर इस 2 को इधर भेजोगे तो अंडर रूट हो जाएगा और अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, और जब अंडर रूट से स्क्वायर कटता है तो प्लस माइनस में आता है ना, प्लस माइनस 2 माइनस एक्स बराबर 2x। तो इसमें एक बार लिखूंगा मैं 2x बराबर में 2 माइनस एक्स, और एक बार लिखूंगा 2x बराबर में माइनस 2 माइनस एक्स। कोई दिक्कत थोड़ी ना, ठीक है। यहाँ से निकाल देते हैं, ये x माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इधर 2x प्लस x बराबर में 2, यहाँ आ जाएगा 3x बराबर में 2, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके आ जाएगा डिवाइड में, तो 2/3। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं, 2x बराबर में माइनस 2 प्लस का x, ये x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x माइनस एक्स बराबर में माइनस का 2, 2 में से x गया, x बचेगा, ये आ गया -2। तो एक बात देखो, x की वैल्यू -2, बेटा -2 का मतलब यानी इससे इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, या क्या यहाँ कहीं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? नहीं बेटा, -2 तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ बीच में ही होगा ना। ठीक है, तो ये तो हम इसको कर देंगे हम नेग्लेक्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट, हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, और आप वहां पर पुट करोगे 2/3 तो वहां से आपको रिमेनिंग वैल्यू भी मिल जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर हुई क्या? चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं रब कर दूं से, चलो ऐसे ही बेटा इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सेम जो मैंने हम लोगों ने कूलम्स लॉ जो सुपरपोजिशन में मल्टीपल चार्ज के लिए करे थे, बिल्कुल बेटा उसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं और ये इसके सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल्स लगभग सेम होते हैं, तो सेम पैटर्न भी आप लगा सकते हो। ठीक है, इसीलिए ये जो पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल है, इसका मैं एक न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूँ, ये दूसरा वाला आपका होमवर्क है। और बाकी अगर आपने वो मेरी पिछली वीडियो देखी है तो हमने उसको सुपरपोजिशन पे स्पेशली इसीलिए बनाया था क्योंकि मेरे को बार बार आके, अब जैसे इसके भी सुपरपोजिशन पे, जैसे सुपरपोजिशन सेम ही होता है, ठीक है, इसके भी सुपरपोजिशन के जो क्वेश्चन करवाने हैं, उसके जो सुपरपोजिशन के क्वेश्चन करवाए मैंने, लगभग दोनों का पैटर्न सेम है, लगभग दोनों के जो क्वेश्चन पूछने का तरीका वही सेम है। वहां पर बस फोर्स पूछता है या इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, आई एम सॉरी। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको एक करा देता हूं, जैसे एक पॉलीगन टाइप का भी करा देता हूं। जैसे हमारे पास बोल रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए, इस ए पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, यानी तीनों साइडें बराबर है, आर आर आर, ये तीनों एंगल भी बराबर होंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब आपको क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस डायरेक्शन में E1, और इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस डायरेक्शन में, ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, इसको ले लेते हैं E2। अब ये बचा हुआ एंगल कितना होगा बेटा? अच्छा, ये पूरा 180 होता है, जरा ध्यान से देखो, ये ऐसा है कुछ, ये 60 है, ये पूरा कितना होता है 180, तो बचा हुआ कितना होगा 120 होगा। इसको मैं बाहर बना लेता हूँ, ये है E1, ये है हमारे पास E1, और ये है हमारे पास E2, बीच में एंगल कितना है हमारे पास 120। तो इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? यहाँ कहीं बीच से। ठीक है, इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ई नेट निकलेगी यहाँ कहीं बीच से। तो हम ए पॉइंट पे हमें ई नेट चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसका वेक्टर सम एडिशन कर देंगे। दो वेक्टर के बीच में जब हमारे पास दो वेक्टर्स दिए होते हैं तो उसका हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, जरा देखो फटाफट से। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है E1 प्लस E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस में 2E1 E2 कॉस थीटा, और थीटा के यहाँ पर कितना है 120, कॉस थीटा कितना है 120। जरा ध्यान दो अब यहाँ से पहले हम E1 और E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। E1 क्या होगा हमारे पास K यहाँ पर, ठीक है, ये K Q, और ये डिस्टेंस कितना है R स्क्वायर। बेटा अगर तुम ध्यान दो तो हमारे पास ये C, ये E2 जो है इसकी वैल्यू भी यही है K Q बाय R स्क्वायर, यानी E1 E2 बराबर है, क्या मैं इसको E लिख दूँ? क्या मैं इसको E लिख सकता हूँ? ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो मैं हमारे पास जो ई नेट का फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज, ये आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस में 2e इंटू ई कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है बेटा -1/2 होती है। कितनी होती है? -1/2 होती है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2e स्क्वायर अंडर रूट में ई प्लस में ये आ जाएगा माइनस का ई स्क्वायर, ये माइनस बाहर आ गया ना, तो माइनस का ई स्क्वायर, 2 ई स्क्वायर में से एक ई स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा? एक ई स्क्वायर बचेगा। इसको बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास ई। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई ई, और ई की वैल्यू कितनी है अपने पास बेटा KQ बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आपका आ जाएगा तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालेंगे। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो आपको ए पॉइंट पर बताना है, तो इसकी वजह से इधर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड,
और इस माइनस की वजह से इधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से इधर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर मैं इसको ले लेता हूँ EC, ये है हमारे पास EB और ये हमारे पास ED, और आपको पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस ए पॉइंट पर। ये आपका होमवर्क है। तो बेटा आशा करता हूँ कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स और सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो मैंने बताए, ठीक है, सारी थ्योरी आपको अच्छे से आ गई होगी समझ में। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है या फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट करो। मैं कोशिश करूँगा कि उसको नेक्स्ट वीडियो में हर बता सकूँ आपको, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। और